दोस्तों, युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं जीते जाते। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिनमें न टैंक चलते हैं, न मिसाइलें उड़ती है और न ही कोई सैनिक सीमा पार करता है। लेकिन फिर भी एक देश हार जाता है और दूसरा जीत जाता है। नेपाल की पहाड़ियों में भी ऐसा ही एक खेल खेला गया। यह कहानी है पानी की, बिजली की और उससे भी ज़्यादा बाजार की। कहानी में तीन किरदार है: नेपाल, चीन और भारत। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरी कहानी में सबसे ताकतवर हथियार कोई सेना नहीं थी। सबसे ताकतवर हथियार था कौन बिजली खरीदेगा। अब देखते हैं नेपाल में छिपे हुए खजाने के बारे में। कल्पना कीजिए कि आपके घर के पीछे सोने की खान है, लेकिन समस्या यही है कि आपके पास उस सोने को बेचने के लिए ग्राहक ही नहीं है। नेपाल की स्थिति ही कुछ ऐसी ही है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ नेपाल को दुनिया के सबसे समृद्ध हाइड्रो पावर देशों में बदल सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नेपाल के पास इतनी क्षमता है कि वह दक्षिण एशिया का ऊर्जा का हब बन सकता है। लेकिन एक समस्या है, नेपाल के पास पानी बहुत है, बिजली बनाने की क्षमता बहुत है, लेकिन ग्राहक कम है। और यही से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और यहाँ होती है चीन की एंट्री। चीन ने नेपाल को देखा और सोचा होगा, यहाँ तो ऊर्जा का खजाना है। चीन की कंपनियाँ नेपाल पहुँची, बड़े बड़े बांधों की योजना बनाई, अरबों रुपए की निवेश की बातें हुई। चीन का लक्ष्य सिर्फ बिजली बनाना नहीं था, उसका लक्ष्य था प्रभाव बनाना। क्योंकि दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़कों और बांध नहीं बनाता, इंफ्रास्ट्रक्चर राजनीतिक प्रभाव भी बनाता है। जिस देश की सड़क, जिस देश का बंदरगाह, जिस देश का बांध, कई बार वही देश भविष्य के फैसलों पर असर भी डालता है। चीन यह बात अच्छी तरह से समझता था। एक छोटी समस्या थी। यहाँ चीन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भूल गया। बिजली बनाना आसान है, बेचना मुश्किल है। नेपाल की अतिरिक्त बिजली आखिर जाएगी कहाँ? उत्तर साफ था: भारत। क्योंकि भूगोल कभी कभी राजनीति से ज़्यादा ताकतवर होता है। नेपाल के दक्षिण में भारत है। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा मांग वाली अर्थव्यवस्था में से एक है और सबसे बड़ा ग्राहक भी। भारत की चाल। अब कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है। भारत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीन को धमकी नहीं दी, कोई युद्धपोत नहीं भेजा, कोई आक्रामक बयान नहीं किया। भारत ने बस एक नियम बनाया: क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड पॉलिसी। सुनने में यह एक साधारण सरकारी नीति लगती है, लेकिन रणनीति की दुनिया में यह एक शतरंज चाल थी। भारत ने कहा, हम बिजली खरीदेंगे, लेकिन केवल उन प्रोजेक्ट से जो हमारी सुरक्षा और रणनीतिक हितों के अनुरूप हो। बस इतना ही, एक लाइन, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हुआ। कल्पना कीजिए, आपने 10,000 करोड़ रुपए का मॉल बनाया, लेकिन शहर का सबसे बड़ा ग्राहक समूह कह दे, हम यहाँ खरीदी नहीं करेंगे। क्या होगा? मॉल खड़ा रहेगा, लेकिन मुनाफा नहीं आएगा। ठीक यही स्थिति कई चीनी समर्थित परियोजनाओं की हो गई थी। बांध बनाना संभव था, लेकिन बिजली बेचने की गारंटी नहीं थी। और निवेशकों को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है? अनिश्चितता से। यही से चीन का खेल कमज़ोर होने लगा। नेपाल का वेस्ट सेती प्रोजेक्ट वर्षों तक चर्चा में रहा। यह सिर्फ एक बांध नहीं था, यह नेपाल की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक था। कई बार योजनाएं बनी, कई बार साझेदार बदले, लेकिन अंत में चीनी कंपनियां पीछे हट गई और धीरे धीरे भारतीय कंपनियों के लिए रास्ते खुलने लगे। जैसे शतरंज में कोई खिलाड़ी सीधे राजा पर हमला नहीं करता, पहले रास्ते साफ करता है। भारत ने भी कुछ वैसे ही किया। अब सवाल उठता है, असली जीत किसकी थी? क्या यह चीन की हार थी या भारत की जीत थी? शायद दोनों नहीं। असली जीत रणनीति की थी, क्योंकि इस कहानी ने दुनिया को एक सबक दिया। 21वीं सदी में ताकत का मतलब सिर्फ सेना नहीं हुई। कभी कभी बाजार सेना से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कभी कभी एक खरीदार की ताकत
एक मिसाइल से भी ज़्यादा होती है। और कभी कभी एक नीति 1000 भाषणों से ज़्यादा असर करती है। नेपाल के लिए सबक। नेपाल किसी का युद्ध क्षेत्र नहीं बनना चाहता। नेपाल का लक्ष्य सरल है: निवेश लाना, विकास करना और अपने संसाधनों से समृद्ध बनना। लेकिन छोटे देशों की सबसे बड़ी चुनौती यही है होती है कि उन्हें बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन और बीच में नेपाल। यह सिर्फ भूगोल नहीं है, यह भू राजनीति है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद इस कहानी को किसी युद्ध के रूप में याद नहीं किया जाएगा, लेकिन रणनीति के छात्रों के लिए यह एक बेहतरीन केस स्टडी होगी। क्योंकि यहाँ किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने सीमा नहीं बदली, किसी ने युद्ध की घोषणा नहीं की, फिर भी शक्ति का संतुलन बदल गया। और यह बदलाव आया नदियों से, बिजली से और सबसे बढ़कर बाजार की ताकत से। कभी कभी शतरंज का सबसे खतरनाक खिलाड़ी वह नहीं होता जो जोर से हमला करता है, बल्कि वह होता है जो चुपचाप बोर्ड की दिशा बदल देता है। और नेपाल की हाइड्रो पावर कहानी में कई विश्लेषक मानते हैं कि भारत ने कुछ ऐसा ही किया है। आपका क्या मानना है? क्या यह भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी थी, या फिर नेपाल को दोनों देशों के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।